चलिए नमस्कार, फिर से बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पांच का पंच, मेरे यानी आसूब रजा के साथ करते हैं शुरुआत। इधर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, वहीं दिल्ली पीएससी को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट और साथ ही साथ 3 महीने में पहली रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। तो यह बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की। आबकारी विभाग को 1 महीने में रिपोर्ट देनी है, तो यह बड़ी खबर के साथ हमने शुरुआत करी आज के कार्यक्रम की। और वहीं आबकारी विभाग को 1 महीने में एक तरह से देना होगा, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। और वहीं दिल्ली विधानसभा में अंदर और बाहर संग्राम जारी है और बाहर आतिशी। और इधर बात करें तो अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ धरने पर बैठी है आतिशी। बात करें सदन के अंदर, इस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा राजधानी में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर बहस छिड़ गई है और लगातार बहस हुई। दावा किया गया है कि सीसीटीवी आवंटन में धांधली हुई है और इस पर अगर बात करें तो सीसीटीवी जांच की भी मांग की जा रही है, सीवीसी जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सदन में शीश महल को मुद्दे को भी एक तरह से शीश महल के मुद्दे को भी बीजेपी ने उठाया है और कहा है कि शीश महल की भी जांच होगी। यानी मिला जुलाकर दिल्ली विधानसभा में अंदर और बाहर संग्राम जारी है। सबसे पहले आपको अंदर का ये संग्राम दिखाते हैं, क्या कुछ रहा आज तीसरा दिन दिल्ली विधानसभा सत्र का। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विपक्ष के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो असेंबली अनुसार हुई और उसमें प्रावधान रखा गया कि हर विधानसभा में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे, यानी कि कैमरों की खरीद हुई। 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000 और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे और विपक्ष के सदस्यों के कैमरे रिलीज नहीं हुए। पैसा खर्च हो गया, वो कैमरे कहाँ गए, इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ध्यान दें। वो कैमरे तुरंत उन सदस्यों के क्षेत्र में लगने चाहिए। तो वहीं अगर इसके इतर बात करें तो कार्यवाही के दौरान आप विधायकों को विधानसभा परिसर में आने से रोक दिया गया और जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और आतिशी इसका नेतृत्व कर रही थी। वो भी एक झलक में आपको दिखा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं। किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है। हमने स्पीकर से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। तो बहरहाल दिल्ली विधानसभा का ये सत्र आज तीसरा दिन है, लेकिन घमासान हर दिन हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट और क्या बुरी फंसी आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी की टेंशनें बढ़ रही हैं, क्या आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगी नहीं क्या सीएम रेखा गुप्ता, पूरी तरह से पीछे ही
एकदम क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के पीछे हाथ धोकर क्या पड़ गई है क्या? तमाम विषयों पर आज 5 का पंच में हम चर्चा करेंगे। विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, बातचीत करेंगे। दिल्ली में लगातार सियासी घमासान है और दिल्ली विधानसभा के सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी संग्राम जारी है। आतिशी कह रही हैं विधायकों को परिसर के अंदर घुसने पर भी रोक लगा दी गई है और ये अभी तक की अगर बात करें तो देश के इतिहास में किसी भी विधानसभा की बात कर ले, किसी भी प्रदेश की बात कर ले, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और बिल्कुल संवैधानिक बिने। ये तमाम बातें कह रही हैं आतिशी। मिला जुलाकर कई तरह से अब घमासान मचा हुआ है और ये महत्वपूर्ण आज की ये खबर, दिल्ली विधानसभा का ये सत्र के तीसरा दिन और विधानसभा में कैग रिपोर्ट के बाद लगातार घमासान दिख रहा है। और बात करें तो जिस तरह से आतिशी कह रही हैं कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विधायकों को परिसर के अंदर जाने से भी रोक दिया गया, परिसर चुने हुए विधायकों को परिसर में घुसना भी इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। आतिशी लगातार नारे लगाती रही कि पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद की भी बात करती रही और दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार संग्राम जारी है। एक तरफ बात करें तो बीजेपी कह रही है कि चोरी करने वालों की पकड़ी गई सीसीटीवी चोरी, दूसरी तरफ शीश महल की भी जांच कराएगी भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में क्या सीसीटीवी की बात करें तो इसमें धांधली हुई है, चूंकि विधानसभा स्पीकर ने भी ये इसका जिक्र किया है। क्या दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा घोटाला हुआ और क्या बीजेपी विधायकों ने जो ये मुद्दा उठाया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो घेरते हुए नजर आ रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी को, तो इससे क्या समझा जाए कि क्या सही मायनों में दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश और उसके बाद लगातार घमासान और क्या बुरी फंस रही आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी की टेंशनें बढ़ने वाली हैं, बढ़ने लगी हैं? इन तमाम विषयों पर आज 5 का पंच में हम चर्चा कर रहे हैं और आज के पैनल में विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले उनका परिचय के साथ ही हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप बैस जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका। अमित तिवारी जी है कांग्रेस की ओर से, साथ ही साथ डॉक्टर आलोक पांडे सर है हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक और राम गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं सबसे पहले चाहता हूं राम गुप्ता जी आप ही का रुख करूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे ही पड़ी हुई है और कैग रिपोर्ट भी पेश हुई, लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा के अंदर भी संग्राम, विधानसभा के बाहर भी संग्राम, आप लोग भी लगातार कई तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि भाई चोरी करने वालों की सीसीटीवी चोरी पकड़ी गई है, इन तमाम आरोपों को कैसे देखते हैं? क्या कैग रिपोर्ट और इन तमाम गतिविधियों से आम आदमी पार्टी की टेंशनें बढ़ती नजर आ रही है क्या? हाँ राम गुप्ता जी क्या आवाज नहीं पहुंची क्या आप तक? जी आप फिर से सवाल पहुंच मैं पहुंचाता हूं। मैं चाह रहा हूं चर्चा आप ही से चर्चा की शुरुआत करूं। जिस तरह से लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी पूरी तरह से पीछे ही पड़ती हुई नजर आ रही है आप लोगों के। कैग रिपोर्ट के बाद लगातार 10 साल के हिसाब की भी बात हो रही है, एक एक पाई का हिसाब चुकाने की बात कर रही है, शीश महल के जांच की बात कर रही है, सीसीटीवी कैमरों में धांधली करी आप लोगों ने। यानी ये कहा जाए बीजेपी कह रही है कि चोरी करने वालों की सीसीटीवी कैमरे की चोरी पकड़ी गई है। तो कैसे देखते हैं इन तमाम आरोपों को? क्या समझ आ रहा है विधानसभा का ये सत्र और तीसरा दिन भी घमासान? जी आसिफ खान जी, टीवी 100 के सभी दर्शकों को, आपको और आज के जो डिबेट पैनल है उसमें आए हुए सभी वरिष्ठ प्रवक्ताओं को राम गुप्ता का आम आदमी पार्टी की तरफ से राम राम। बहुत आपको भी सर राम राम। और आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी नहीं है आसिफ खान जी, आज बतौर रजा आपके साथ हूं सर। जी माफी चाहूंगा। नहीं कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी जैसा कि बीजेपी की जांच प्रकोष्ठ के सभी जांच करने वाले अधिकारियों को हम पूर्ण रूप से दिल से स्वागत करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने जो है बिजली फ्री करी जो सबके लिए थी, हमने पानी फ्री किया वो सबके लिए था। हाँ। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को शिक्षा देने का स्तर सुधारा, वो उसमें सभी लोग आते हैं। जो हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल तैयार किया दिल्ली में, उसमें सारे भाजपा के भी बच्चे आते हैं, कांग्रेस के पार्टी में जो समर्थित हैं उनके भी बच्चे आते हैं। प्लस हमने महत्वपूर्ण जो काम किया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का जो
हमने योजना चलाई तो उसमें ये तो आपका राम गुप्ता जी, घोषणा पत्र बता रहे हैं। कांग्रेस के बच्चे आते हैं, बीजेपी के बच्चे आते हैं, आम आदमी पार्टी के बच्चों का जिक्र नहीं किया आपने राम गुप्ता जी, क्या वो नहीं जाते क्या? बिल्कुल, मैं आता हूँ रजा जी। हाँ। रजा जी बीच में ना बोलिए ना ठीक है, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए। इसे कह दीजिए बीच में ना टोको, नहीं मैं पूरा बात नहीं, बताऊंगा, आप बोलिए आराम से, विस्तार आराम से बताऊंगा। बोलिए। हाँ हाँ, हमारी जो मोहल्ला बसें हमने चलाई, हाँ। और महिलाओं को मोहल्ला बसों? मोहल्ला बसें भी चली हैं, हंसिए मत, पढ़कर आए। मोहल्ला क्लिनिक का, वो मोहल्ला क्लिनिक का बसें डीटीसी की रोड पे चलती थी, मोहल्ले पे नहीं। वो रोड जो कि आपने खराब कर दी। हाँ। जरा इनका ज्ञान बढ़ाइए। ना ठीक है, प्रदीप बैस जी आ रहे हैं, प्रदीप बैस जी आ रहे हैं, आपके पास आएंगे, इनके बाद आप ही के पास आ रहे हैं, राम जी के बाद आप ही के पास आ रहे हैं सर, आराम से जवाब दीजिएगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिएगा राम गुप्ता जी। हाँ, बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत जो दिल्ली आरोग्य कोष बनाया, उसके तहत जो हमने दवाइयां और जांचें जो भी हमने फ्री करा, प्लस फरिश्ते स्कीम चलाई, उसमें भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक, कांग्रेस समर्थक, आम आदमी पार्टी, सभी दिल्ली के सभी लोगों के लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ये कार्यक्रम चलाया। और चूंकि ये जो भेदभाव वाली बात है ना, कि हमने इनके एरिया में, इनके विधायकों के एरिया में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, ये सारे आरोप सिरे से खारिज करता हूं मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते। कारण बताता हूँ मैं, कारण बताता हूँ। ये जो भेदभाव है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल हो, ये पार्टी वो पार्टी, ये सब टाइप की जो सोच है, जो मौजूदा भारतीय दंगा पार्टी है उर्फ बीजेपी की ही ऐसी सोच हो सकती है। इतनी घटिया मानसिकता वाली सोच सिर्फ इन लोगों की हो सकती है। मेरे नेता केजरीवाल जी की नहीं होती है। हमारे नेता सभी को हमेशा से सहज उपलब्ध रहे हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हमने पिछले 10 सालों में हमने लागू करी थी, वो सभी के लिए एक समान थी, क्योंकि हम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चेले और शहीद आजम भगत सिंह जी की राह पर चलने वाले लोग हैं। और इंकलाबी लोग जो होते हैं वो इस तरह के दांव पेच नहीं खेला करते कि इस मोहल्ले में, इस एरिया में, इस विधानसभा में, उस संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, लौट रहे राम गुप्ता जी, लौट रहे हैं। लेकिन मोहल्ला बस पर आपत्ति थी प्रदीप बैस जी को, उसके ऊपर भी जरा बहुत जल्दी से जिक्र कर दीजिए, शायद ये नाम मैंने भी पहली बार सुना लग रहा है। जी, जो अभी क्या है, हमारी जो नीतियां जन सरोकार से अगर नहीं जुड़ी होती, मैं उसका प्रूफ दे रहा हूँ ठोस। अगर हमारी नीतियां जन सरोकार से नहीं जो है जुड़ी होती, तो इनके शीर्ष नेता जेपी नड्डा साहब और स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरे मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये नहीं कहते कि जो पिछले 10 सालों से जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी की चल रही हैं, उन योजनाओं को एज इट लागू हो रखेंगे। अब मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी और जो अभी जो अघोषित प्रवक्ता हैं बैठे हुए हैं आलोक जी, वो दोनों मुझे ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झूठ बोल रहा था, या फिर जो दिल्ली विधानसभा में आज जिस तरीके से झूठ बोला गया, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी की उन नीतियों का मजाक उड़ाया गया जो पिछले 10 साल में हमने जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर उनको धरातल पर उनको उतारा, और इन्हीं के नेता जो है जन कल्याणकारी योजना ठीक है राम गुप्ता मांगने गए थे। ठीक है सर, ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास, सारी बातों का आपके जवाब लेंगे। लेकिन तमाम योजनाएं आप लोगों ने जन कल्याणकारी, लेकिन आखिर जांच के घेरे में क्यों आप तमाम आपके शीर्ष नेता फंसे रहे, इसके ऊपर भी जरा जल्दी से प्रकाश डाल दीजिए। फिर लौट रहे हैं प्रदीप बैस जी के पास भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी से सर। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप बैस जी, ठीक है प्रदीप बैस जी, 27 साल के बाद वापसी आप लोगों की दिल्ली में। ठीक है सर, राम गुप्ता जी बतौर विपक्ष इतना समय बहुत ज्यादा मुझे लगता है पहले राउंड के लिए। मैं लौट रहा हूं, प्रदीप बैस जी के पास मैं आना चाह रहा हूं। प्रदीप बैस जी, मिला जुलाकर आतिशी भी कह रही है कि पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी और तानाशाही मुर्दाबाद,
यानी संग्राम अंदर भी बाहर भी। आतिशी ये भी कह रही हैं कि इतिहास में अभी तक ऐसा तो नहीं देखने को मिला कि चुने हुए विधायकों को एक तरह से विधानसभा परिसर तक घुसना भी, उसके ऊपर भी पाबंदी रोक लगा दी गई। तो ये चीजें क्या समझा जाए, क्या ये माना जाए कि दिल्ली में नई सरकार और नए विधायक और नए नए नाम, इन तमाम चीजों को लेकर और पूरी तरह से हिसाब लेने के मूड में दिखी रही है रेखा गुप्ता सरकार? प्रदीप जी जी बहुत शुक्रिया। हाँ। अब मैं शुरुआत करता हूं कि इनको दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ। जिन्होंने केवल बाहर किया, लट नहीं बजाए। हाँ। अब और दूसरा, हाँ। जनता को दिखाते थे दूसरों की चोरी। मैं इनकी इस भाषा पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। रजा जी प्रदीप जी जरूरी है, भाषा गरिमा जरूरी है, शब्दों की गरिमा थोड़ा सा। ठीक है राम गुप्ता जी बिल्कुल। हाँ जनता पार्टी के ऐसे फर्जी लोगों के साथ बहस करना पसंद नहीं करता। नहीं ठीक है प्रदीप जी थोड़ा सा गरिमा शब्दों की रखना जरूरी है, थोड़ा सा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है राम गुप्ता जी, ठीक है सर के पास जा रहे हैं और थोड़ा सा सर शब्दों की गरिमा। प्रदीप बैस जी। सभी नेताओं के नाम। हाँ हुजूर पहले ये बताइए, आपने इनका विरोध दर्ज कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? प्रदीप जी विपक्ष की सम्मान करना सीखिए, अपने विपक्ष वालों का सम्मान करना। आपने किया था। अरे सुनिए सर, ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले सुनिए। अरे सुनिए, अच्छा हुआ बच गया, केवल बाहर है। ठीक है राम गुप्ता जी जरा आपके समय में सबने बड़े शांति से सुना, जरा रुकिए, अभी तो चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे बड़े आराम से। राम गुप्ता जी आ रहे राम गुप्ता जी। अरे साहब विधानसभा भी सरकार आरोप लगा रही है कि आप ही लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और क्या कार्यक्रम भी चाह रहे हैं डिस्टर्ब ही रहे क्या? बिल्कुल आ रहे आराम से जवाब दीजिएगा आप भी, एक एक करके अपनी अपनी बारी में हम लोग बोले। प्रदीप बैस जी मिलाजुलाकर पूरी तरह से हिसाब लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और काम करना तो मजबूरी कहा जाए आप लोगों के लिए। 27 साल के बाद वापसी है। प्रदीप जी हाँ सीधे। जनता को दिखाते थे दूसरों की चोरी, अब खुद का हिसाब दे लो क्यों हो रही है भाई देरी? हाँ। जनता को ये दिखाते थे दूसरों की चोरी, अब जब खुद का हिसाब देना हुआ तो होने लगी देरी। तो चलिए थोड़ा सा लाइटर पे ले आता हूँ। देखिए सर, आज आपके दर्शकों में अगर छोटे बच्चे जो 10वीं के नीचे हैं, इम्तिहान आने वाले, उन्हें अगर कहावत लिखनी होगी, कहावत का अर्थ लिखना होगा तो चोट की दाढ़ी में तिनका कैसा होता है, जैसा अभी राम जी ने प्रस्तुति की, राम गुप्ता जी ने जैसी प्रस्तुति की वैसा ही होता है। हाँ। अब देखिए इन लोगों के अहंकार की जब ये अपनी ही दवाई का स्वाद इनको चखना शुरू किया गया तो इनकी स्थिति देख लीजिए। आज पीएजी की रिपोर्ट जैसे जैसे बाहर आ रही है और जैसे जैसे पर्दे खुल रही हैं, इनका झुंझलाना अपने आप में इनकी सच्चाई का बहुत बड़ा द्योतक है। ये अगर शालीनता की अपेक्षा करते हैं तो 12 वर्षों में इन्होंने जो दिल्ली की जनता के साथ अशालीनता की है, दिल्ली की जनता उसका हिसाब लेगी। ये जिस प्रकार की राजनीति बदलने आए थे, ईमानदारी का मुखौटा पहनकर आए थे मैदान में, अब कट रही रातें तिहाड़ की। दिल्ली की जनता बदले अब कटेंगी रातें तिहाड़ में कटेंगी। देखिए सुनिए आराम से सर, राम गुप्ता जी लौटेंगे आपके पास। हाँ आ रहे हैं। वैसे आदरणीय एंकर महोदय, देखिए मैंने भी कोई भी भाषा की गरिमा को तोड़ा नहीं है। हाँ। अब इनकी मनस्थिति देखिए कि सामान्य से कटाक्ष को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जो कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, आज वो विधानसभा से बाहर है और झुकट प्रभाव पड़ रहे हैं। सर देखिए इनका धैर्य ना, इनका राम जी जो है ना, केवल राम के राम है, राम का र भी नहीं इनके चरित्र में दिखाई देता। ये एकदम से इतना निरंकुश अपने आप को क्यों मानते हैं भाई? थोड़ा धैर्य रखिए ना। आप अपने आम आदमी पार्टी का चरित्र दूसरों को क्यों दिखाते हैं? तो अब दिल्ली की जनता नहीं देखना चाहती उस चरित्र को। हो गया काम आपका, 22 लोग बचे हैं। अकेले चर्चा करना है तो बैठ जाइए सीधे सामने। नहीं बिल्कुल राम गुप्ता जी आ रहे हैं। हाँ राम गुप्ता जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं राम गुप्ता जी। सर इनको म्यूट करिए। नहीं ना ठीक है राम गुप्ता जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ऑप्शन वही है हमारे पास, ऑप्शन वही, हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आएंगे ना आपके पास, जवाब दीजिएगा आराम से, थोड़ा सा नोट करके रखिए आप जल्दी से। सर प्रदीप सर जल्दी से कंटिन्यू कीजिए। सर देखिए सदन में जो कार्रवाई हो रही है वो संविधान के प्रावधानों के तहत होती है। हाँ। और
सदन की एक अपनी महिमा होती है, अपनी गरिमा होती है, वहां तानाशाही नहीं चलती। हाँ, अब विपक्ष अगर वहां पे रकस क्रिएट करेगा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर सदन चले, सबसे ज्यादा भूमिका सत्ता पक्ष की होती है कि सदन शांतिपूर्ण चले, और सदन चलेगा तभी तो लोगों की समस्याएं उसका समाधान होगा। लेकिन अगर ऐसे होगा तो फिर कैसे समस्याओं का समाधान होगा? और ये कहा जाए नई सरकार, नए विधायक, नए नामों का बदलाव जो है, चूंकि बात करें मुस्तफाबाद की भी नाम बदलने की बात रख दी गई, नजफगढ़ के भी नाम बदलने की बात कर दी गई, मोहम्मदपुर के भी नाम बदलने की भी बात कर गई, तो ये सब क्या, इसको क्या समझा जाए सर? ये बदलाव ही चलेगा क्या? सर मुझे उम्मीद है कि आप मतलब मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं टिप्पणी करता, लेकिन संविधान है, संविधान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार ये जो विधायक पहुंचे हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने जो किया, इन्होंने कैमरे छुपाए, विपक्षों पे कैमरे लगाए, वो तो अभी आने दीजिए ना, अभी तो आज तो पत्ते खुली है। तो सदन के जो विधायक है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो जनता की आवाज बन के वहां पे बैठे हैं। विपक्ष ऐसा तो है नहीं कि 70 में 3 कम और 70 में 8 कम है, जब बैलेंस है ना, 22 लोग हैं यहाँ पे, तो वो चर्चा करें ना, रकस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सदन में चर्चा होती है, लेकिन अगर आप सदन की कार्रवाई को करने के लिए रोकेंगे तो देखिए मैं तथ्यों पे बात करूंगा, ये लोग बात नहीं करने देंगे। ये कुछ ऐसा है, राम गुप्ता जी थोड़ा सा प्लीज, इनके खिलाफ में कुछ भी बोलना शुरू करिए तो इन लोगों के जो है पारे हाई हो जाते हैं और ये लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। अरे प्रदीप भाई थैंक यू बोला है, स्वीकार किया आपने कि हमारे 22 विधायक हैं, इस बात के लिए मैंने थैंक यू कहा है आप। ठीक है, ठीक है, अमित तिवारी जी के पास मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रदीप जी, आ रहा हूँ। अमित तिवारी जी कांग्रेस की ओर से। अमित जी, क्या कुछ आप लोगों की भूमिका के ऊपर क्या आप ही प्रकाश डालिए, क्या कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? शीश महल पर जांच, इसके अलावा सीएम कार्यालय से तस्वीरों को भी हटा दिया गया, जो कि लगातार आप लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, रोटियां आप लोगों ने भी सेकी हैं लगातार, लेकिन क्या कुछ समझ पा रहे हैं? अपनी भूमिका के ऊपर खुद प्रकाश डालिएगा अमित तिवारी जी। देखिए, जहां तक पक्ष और विपक्ष का सवाल है, दिल्ली की जनता का सवाल है, वहां कल भी कांग्रेस खड़ी थी, आज भी कांग्रेस, भले ही जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम लोकतंत्र में राजनीतिक दल होने के नाते उनके हर सुख दुख में कल भी खड़े थे। जब एक पौवा के बदले एक पौवा बांटा जा रहा था, तब भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहली एफआईआर कराने वाली पार्टी थी। आश्चर्य इस बात का होता है कि भ्रष्टाचार की मलाई में डूबे चोर चोर मौसेरे भाई जब आपस में नूरा कुश्ती करते हैं तो बड़ी विडंबना सी लगती है। कम से कम रजा भाई 40 कैग की रिपोर्ट जो ऑडिट है वो पेश हुई थी विधानसभा के पटल पर। अभी उसमें से मुझे जहां तक सूचना मिली 2 रिपोर्ट ही सदन के पटल पर रखी गई है। अभी ये रिपोर्ट सभी रखी जाने की आवश्यकता थी कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आता। अब जहां तक बात रही शीश महल को लेकर के, सादगी के साथ जीवन जीने वाली, दिल्ली का मॉडल देने वाली हमारी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने जो शोभनीय टिप्पणियां की थी, जो अमर्याद टिप्पणियां की, और जो उन्होंने चाल चरित्र चेहरा दिखाया था एक करके, उसके सब सारे कार्य विपरीत किए। दिल्ली की जनता ने उनको भी उसका सबक सिखाया है। लेकिन अब तो कहते हैं कि उनके शीश महल की भी जांच हो, उसके साथ साथ एक राजमहल भी बनाए, उसकी भी जांच हो। शीश महल और राजमहल दोनों की जांचें हो, तभी तो निकल के आएगा दूध का दूध पानी का पानी। हम चाहते हैं कि शराब घोटाले की जांच हो। हम ये भी चाहते हैं, हमारे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि शराब घोटाले की जांच के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी ने उस दौरान 3 जो कमिश्नर थे शराब आयुक्त, उनको क्यों बदला? वो तो राज्यपाल की सिफारिश पे 3 बार बदले गए। जांच हो। अब जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने मिलकर के दिल्ली को ठगा है। हम तो ये चाहते थे कि जिस प्रकार वादा करके आई सरकार और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनको वो योजनाएं लागू करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री आप लोग अगर काम ठीक कर रहे थे अमित तिवारी जी, तो आप लोगों को क्यों दूर कर दिया दिल्ली की जनता ने? ठीक ठाक अगर आप ही काम करते रहते तो आप ही रहते, या फिर वही नियम परिवर्तन संसार का वही चला? मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सत्ता में आई है, उनको हक है, उन्होंने अपनी योजनाओं को रखा। लेकिन हम जरूर कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपको बताती है, उसका रहेगा। ठीक है डॉक्टर आलोक पांडे जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक लगातार सर सुन रहे हैं और कहते भी गुड लिसनर कैन बी गुड स्पीकर। एक अच्छा वक्ता वही है जो कि अच्छा श्रोता है, और डॉक्टर आलोक पांडे सर उसका प्रूफ दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। सीधे मैं रुक करता हूं डॉक्टर आलोक पांडे सर का। आलोक पांडे सर, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? तीसरा दिन सत्र का और लगातार सदन के अंदर भी घमासान, बाहर भी घमासान,
तो जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये क्या इसको समझा जाए? क्योंकि अगर सदन चलेगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप में, अदला बदली में कैसे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा, बातचीत होगी, सदन ठीक ढंग से चल पाएगा? क्या कुछ समझ पा रहे हैं डॉक्टर आलोक पांडे साहब? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में हंगामा, शोरगुल और निष्कासन ये लोकतंत्र का हिस्सा। हाँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अलोकतांत्रिक है। हाँ। इस देश से बहुत सारे सांसदों और विधायकों का निलंबन देखा है। उसमें 115 सांसद बीजेपी द्वारा निलंबित किए गए थे, 110-12, और उसके पहले राजीव गांधी ने एक परंपरा डाली थी जब 68 सांसद एक साथ निलंबित कर दिए थे। तो मैं मानता हूँ कि ये स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो अगर विधायिका के नियमों के अनुसार, विधानसभा के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, वो दंडता कर रहा है, तो उसका दंड को देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। और आम आदमी पार्टी के पास नैतिक हक नहीं है। वो 600-700 विधायकों को मार्शल से उठवा के फटवा दिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, बहुत जल्दी भूल गई आम आदमी पार्टी जब वो सत्ता में थी तो क्या करती थी। की रिपोर्ट को 2 साल तक आम आदमी पार्टी सदन में नहीं रखती, क्योंकि उसे डर था कि जो 2002 करोड़ का घोटाला हुआ है वो उसको चुनाव में नुकसान पहुंचा। आ रहे हैं सर, आ रहे राम गुप्ता जी, आ रहे राम गुप्ता जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। पार्टी के ऊपर बहुत सारे, देखिए मैं 25 मिनट तक वेट किया मैंने। राम गुप्ता जी, आपके मुंह में क्या है? बर्दाश्त कर पाते कि नहीं कर पाते? ठीक है, बर्दाश्त करना सीखिए। विपक्ष में है, अब दिल्ली के राजा आप नहीं है, मालिक नहीं रह गए। अब जनता ने आपको जगह पर ढाल दिया है। राम गुप्ता जी, आपके पास आएंगे। ठीक है, मेरा कहने का सीधा मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीएजी के रूप में एक वेपन बनाया, कांग्रेस को हराया, शीला दीक्षित को अपमानित किया, उनके चरित्र पर हमला किया था अरविंद केजरीवाल ने। अभी तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र पर हमला नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के स्तर तक कोई पार्टी गिर नहीं सकती भारत में, ये हद तक गिरे और शीला दीक्षित का अपमान किया। और मैं मानता हूं कि 5-6 साल पहले अगर उनकी जो मृत्यु हुई उसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का दोष है। जब एक महिला के मकान पर जिसमें रहती थी उसके ऐसी गिनते थे और कहते थे कि अयासी करते हैं। शीला दीक्षित को अयास कहने वाला अरविंद केजरीवाल, अभी तो आपके साथ कोई बदले की कार्रवाई हुई नहीं। दूसरी बात अब बीजेपी के लिए आती है। अगर आप 1977 की गलती करते रहेंगे, मैं टीवी हंड्रेड में दूसरी बार बात करता हूँ, अगर आप दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आए हैं या आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करते हुए दिखने के लिए आए हैं, अगर आप पार्टी को प्रताड़ना और रिवेंज के लिए आए हैं तो फिर आप वो करिए। अगर आप बिल्कुल आएंगे, आ रहे हैं सर, आएंगे प्रदीप जी, आएंगे प्रदीप जी। हाँ, अगर आप दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आए हैं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। बतौर विश्लेषक बहुत अच्छी बात करी, बतौर विश्लेषक सर डॉक्टर आलोक पांडे सर आपने, बिल्कुल। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को लीगल मैट के सहारे छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल लड़ाई में अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह हमला करते मत दिखिए कि 1977 की इंदिरा गांधी के ऊपर जैसे आपकी पार्टी की सरकार ने हमला किया था जब वो जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी। वो गलती मत दोहराइए। बहुत जल्दी से प्रदीप बैस जी, बहुत जल्दी से प्रदीप बैस जी, आप आम आदमी पार्टी से अदला बदला करने आए हैं या दिल्ली जो वादे आप लोगों ने किए हैं दिल्ली को बदलने का 27 साल के बाद का इंतजार, क्या वो भी होगा या फिर आम आदमी पार्टी की खामियों को ही निकाला जाएगा? प्रदीप जी जल्दी से। सर, क्या विकास कार्यों में सदन की भूमिका नहीं होती है? संविधान देता है कि संविधान हमें अनुमति देता है कि हम सीएजी की रिपोर्ट को रखें सदन में। तो सदन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन पे चल रहा है तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट वर्क रुक रहा है? सर, डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सदन में सबसे पहले उस पर चर्चा होगी, फिर सदन उसकी अनुमति देगा और त्वरित गति से विकास कार्य चलेंगे। तो सदन में चर्चा करना, अगर आम आदमी पार्टी जो है इतनी विचारशील नहीं है, इतना धैर्य नहीं और ये रकस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति से काम कर रही है। सर, न्यायालय खुली हुई है इस देश में और बहुत महत्वपूर्ण अपना भाग रखती है इस देश की न्यायालय। आम आदमी पार्टी के पास क्या इतना ज्ञान नहीं है कि अगर उन पर जांच की हो रही तो न्यायालय जा सकते हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आखिर किस लिए संविधान के पास है? और ये केवल बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं, जैसा कि आलोक पांडे जी ने बताया। ये देखिए, मैं भी उसी समय उनसे बहुत पहले से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कैरेक्टर एसोसिनेशन करके शीला दीक्षित जी का अपनी दुकान चलानी शुरू की, अपनी राजनीति शुरू की, वो बहुत निंदनीय है। और इनकी कितनी भी माफी शीला दीक्षित जी के अपमान का बदला नहीं हो सकता, ये कभी बराबरी नहीं कर सकते उसकी।
तो इनसे अगर ये दूसरे से तुच्छता की अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले इनको खुद अपने गिरबान में जाके देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ये लोग कह रहे हैं प्रदीप जी, ये लोग कह रहे हैं कि सीएम हाउस से शहीद आजम की तस्वीर आप लोगों ने हटवा दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटवा दी, तो ये सब लगातार हमले हो रहे हैं, बीजेपी लगातार इसमें भी गिरती नजर आ रही है। एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो अब क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल जी IITN हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें कैमरा मैन की नौकरी चाहते तो वो भी लग जाती है, उनको फ्रेम का अच्छा पता है। लेकिन संवैधानिक रूप में जो रखना होता है उसे कैमरा फ्रेम की चिंता नहीं होती है। एक नेता नेतृत्व करता है, कैमरा फ्रेम की उससे चिंता नहीं होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी उस चश्मे से बाहर निकला, आम आदमी पार्टी। ठीक है राम गुप्ता जी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। हाँ। प्रोटोकॉल ये है कि राष्ट्रपति, महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री की तस्वीरें होती है। हाँ। लेकिन अगर उसको अभी इनको अगर स्वीकार नहीं तो न स्वीकारो, हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है राम गुप्ता जी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। आप लोग जिस मकसद के साथ आए थे सत्ता में, भ्रष्टाचार दूर, खुद उसमें शामिल हो गए, तो इसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा। और लगातार जो बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि भाई हिसाब तो लेना ही है, और खुद आम आदमी पार्टी को यह कहा जाए कि सीएम रेखा गुप्ता छोड़ने वाली नहीं है और हिसाब पाई पाई का होगा। राम गुप्ता जी। राजा भाई, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो उनको 3 बिंदुओं पर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अघोषित प्रवक्ता हैं आलोक जी, मैं उनके बातों राजा जी भाई, आप विरोध होगा दूसरी बार बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी स्वीकार्य नहीं है, ये बदतमीजी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। राम गुप्ता जी, बतौर विश्लेषक आलोक जी ने तो दोनों बातें रखी, आप लोगों के लिए भी नहीं राम गुप्ता जी, राम गुप्ता जी बतौर विश्लेषक सर ने अपनी बात रखी है, डॉक्टर आलोक पांडे सर ने बतौर विश्लेषक अपनी बात रखी, आप लोगों को भी नसीहत दी, बीजेपी के लिए नहीं बोला क्या? ठहरिए। हाँ राम गुप्ता जी कंटिन्यू कीजिए। मैं आ रहा हूँ। दरअसल जय भीम बोलने की सजा दी गई है हमारे आम आदमी पार्टी के विधायकों को और LOP। बीजेपी वाले बाबा साहब की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के लोग जय भीम बोलने वालों को सदन में तो छोड़िए, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है। मैंने इसीलिए आलोक जी को अभी टोका था, आलोक जी को मैंने वो नाम लिया था कि ये भूल गए कि जय बार बार ये याद दिला रहे थे कि उनको फलाने कांग्रेस के जमाने में ये किया गया। भाई साहब, सिटिंग जगह से निलंबन होना अलग बात है, और विधानसभा के परिसर में न आने देना, ये आजाद भारत में पिछले 75 सालों में ये कुछ नया हो गया तो क्या बुरा है आपके साथ? तो पहली बार नहीं हो सकता, पहली बार ये हो गया तो ऐसे क्या बुरा हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ये बीजेपी के लोग, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लोग जो बैठते हैं ये तय करेगा, आप नहीं। आपने जितनी बदतमीजी की है दिल्ली के साथ में, आपने जो दिल्ली के साथ जो बदतमीजी की है, बर्बाद कर दिया दिल्ली को आपने। अभी आप दिल्ली से बाहर होंगे, अभी आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, आप दिल्ली से बाहर जाएंगे। अरे शिक्षा मत करिए, पंजाब से भी बाहर जाएंगे। हाँ 1 बाय 1 एक एक करके आराम से। और इस भारतीय जनता पार्टी की सोच की आज मैं धज्जियां उड़ाऊंगा। हाँ, क्या धज्जियां उड़ाएंगे? दिल्ली की जनता तुमको आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं डॉक्टर आलोक पांडे सर, आ रहे हैं, आएंगे आपके पास। हाँ डॉक्टर आलोक पांडे सर आ रहे हैं। हाँ, जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता कहा ठहर जाइए, अभी पूरी बात नहीं हुई है। अब मैं आता हूँ, आ रहे हैं प्रदीप जी आ रहे हैं, प्रदीप व्यास जी आ रहे हैं सर प्लीज डॉक्टर आलोक पांडे सर आ रहा हूँ डॉक्टर आलोक पांडे सर आ रहा हूँ, प्रदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ, कंटिन्यू कर लें। हाँ आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। बड़े आराम से सर, बड़े आराम से, देखिए 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे, किसी की बात कहाँ पहुंचेगी? राम गुप्ता जी, किसी की बात नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर आलोक पांडे सर, आराम से। ठीक है राम गुप्ता जी, ठीक है राम गुप्ता जी आ रहे हैं। ठीक है
ठीक है, आराम से राम गुप्ता जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रदीप जी का रुख कर लेता हूं। प्रदीप जी, यानी ये कहा जाए 27 साल के बाद आप लोगों की भी वापसी है। राम गुप्ता जी प्लीज आ रहे हैं, डॉक्टर आलोक पांडे सर आ रहे हैं। प्रदीप बैस जी, आपके पास मैं आऊं उससे पहले मैं चला जाता हूं अमित तिवारी जी के पास ही चला जाता हूं। अमित तिवारी जी, मिला जुलाकर आप लोगों ने जो दिल्ली के लिए किया, क्या लगता नहीं है दिल्ली बदली है आम आदमी पार्टी का 10 साल, और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मजबूरी ही है काम करना, अन्यथा नंबर अब आप लोगों का है दिल्ली की सत्ता में? जल्दी से अमित तिवारी जी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए और दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया वो पूरी करें। हम तो ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कब तक झूठ बोलेंगे? वो पहले कलम से 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने वाली बात, लेकिन कहते हैं कि ना वो साइन किया गया था लेकिन बंद था। ये मीडिया वाले साथी कहते हैं कि वो कलम से साइन किया गया था लेकिन रील बन रही थी तो कलम बंद था, इस वजह से साइन नहीं हुआ। खैर, हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि जो जन सुविधाओं के काम है, जन आकांक्षाओं के विषय है, जो चुनी हुई सरकार है वो दिल्ली वासियों को सहूलियत प्रदान करे। अच्छा, कैग रिपोर्ट से क्या आम आदमी पार्टी की टेंशनें बढ़ने वाली हैं? कैग रिपोर्ट से, और शायद बीजेपी इसीलिए कह रही है, आम आदमी पार्टी उलझाना चाह रही है, डिस्टर्ब करना चाह रही है कि भाई चीजें सामने ना आए। जल्दी से आपका इस पर एक पॉइंट, जल्दी से अमित जी। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने किया है भाई उनके घर में जाके देखो। ठीक है, जो गलत किया, लेकिन हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी है काम करना, चूंकि 27 साल के बाद वापसी है, और अगर काम नहीं हुआ, लोगों के विश्वास पर जो वादे और दावे करके आए हैं उसे पूरा नहीं हुआ, तो फिर वही होगा परिवर्तन संसार का नियम। प्रदीप जी जल्दी से। जी, मैं आपके इस वचन से इत्तेफाक नहीं रखता कि मजबूरी है। हमारा कर्तव्य है। मजबूरी और कर्तव्य में बड़ा अंतर होता है। इन्होंने 12 वर्षों तक भ्रमित किया, तिला जी का शासन इसके पहले था, हमें और जनता ने अब अवसर दिया है, तो हम इनसे बढ़िया करके दिखाएंगे। हमारे लिए मजबूरी नहीं, हमारे लिए कर्तव्य है, और हम उसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट्स नहीं आई थी उनको सदन पटल में रखना, ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? आखिर आम आदमी पार्टी को तकलीफ किस बात की है? पेश करें ना उसको। क्या दिल्ली की जनता जिसने मत दिया है, जो कर देती है, उसका अधिकार नहीं है जो इन्होंने करतूत किया, जो पिछली सरकारों ने काम किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत हो, उनको अपने आकलन करने में सहूलियत हो? क्या उनका अधिकार नहीं है? ये उनका संवैधानिक अधिकार है और हम उसे ही कर रहे हैं। तो आखिर जो दिल्ली हमेशा ये कहते थे टैक्स सरप्लस में रहती है, तो जिस जनता ने टैक्स दिया है दिल्ली की, उसका यह नैतिक अधिकार, उसका यह अधिकार है, नैतिक छोड़ दीजिए, उसका यह अधिकार है कि उनको पता लगे कि आम आदमी पार्टी ने आपके विश्वास का किस एंगल से कितना गला घोटा है। तो समय आने दीजिए। अभी विधानसभा। राम गुप्ता जी, क्या इसी बात का डर है क्या कि सच उजागर ना हो जाए, सामने ना आ जाओ? बीजेपी इसीलिए कह रही है कि कैग रिपोर्ट से आप लोगों को डर है, आप लोगों की सच्चाई बाहर आएगी, और शराब घोटाले से लेके चाहे बात अब सीसीटीवी कैमरे घोटाले पे भी आ गई, शीश महल को लेकर भी लगातार जांच के आदेश और शायद उसके लिए, तो क्या ये मतलब ये हाल बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी इस स्थिति में भी नहीं है, सिचुएशन में भी नहीं है कि शीशे में अपने आप को देखे, और शायद इसीलिए कैग रिपोर्ट को लाने से चीजों को घुमाने की कोशिश यही बीजेपी कह रही है? राम गुप्ता जी। जी रजा जी, हाँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को 3 बातें पूछना चाहता हूं। पहला, जब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 24/7 केजरीवाल सरकार के काम काज पर गिद्ध की तरह नजर टिकाए बैठे रहे, तो फिर इतना बड़ा तथाकथित भयानक वाला जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, इतना बड़ा करप्शन कैसे हो गया? दूसरा, एलजी साहब की गिद्ध दृष्टि और अधिकारियों का केजरीवाल सरकार के कंट्रोल में न होना भी इतने बड़े भयंकर तथाकथित करप्शन को कैसे नहीं रोक पाए हमारे एलजी साहब और इनके अधिकारी? हाँ, प्रदीप जी आ रहे, फौरन आ रहे प्रदीप जी। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो सर्विस बिल है उसका जो मैंडेट आम आदमी पार्टी की निवर्तमान सरकार के मुखिया केजरीवाल जी को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक केंद्रीय जो टीम है उन्होंने रातों रात इसको अमेंडमेंट करके वो सर्विस बिल, यानी वो जो अधिकार है चपरासी से लेकर के शीर्ष अधिकारियों को जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दिया। तीसरा पॉइंट, भारत के संविधान के तहत चाहे वो सीएजी हो,
चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में ही जाना गया है, या बाकी और जो संस्थाएं हैं उनको भी। पर पिछले 10-11 सालों में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते सीधे हैं। प्रदीप जी आपका सीधा काउंटर मैं चाह रहा हूँ, सीधे बिल्कुल राम गुप्ता जी के ये 3 पॉइंट और सीधे मैं आपसे काउंटर चाहता हूँ। प्रदीप सर, इन तीनों पॉइंट का एक सीधा सा जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ इनको रोकिए तब तो बोलिए। हाँ राम गुप्ता जी जवाब, आपका सवाल आ गया, जवाब देने के लिए बैठे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप जी। तीनों सवालों का एक सीधा सा जवाब है। हाँ, कोई नई चुनी हुई सरकार आती है और संविधान सम्मत काम करती है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? अगर इनके 3 सवालों में इतना दम था तो जनता ने इनको क्यों बाहर कर दिया? इनके इतने मजबूत सवाल थे तो जनता ने बाहर क्यों कर दिया? अब नहीं, सरकार आई है नई, वो अपना काम कर रही है। एक अच्छा विपक्ष होने के नाते आपकी काल गुजारियों पर चर्चा करिए, जो आपने 12 वर्षों में किया है, वहां सदन में जवाब दीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंटेड भी होगा और जनता उसको स्वीकार भी करेगी। आप सदन में रकस क्रिएट करते हैं, आप चर्चा में आते हैं, वहां पे आप बदतमीजियां करते हैं, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? दिल्ली की एक बड़ी महान जनता ने आपको 12 वर्षों तक बर्दाश्त किया और आपको आपका रास्ता दिखा दिया। मैं फिर कहता हूं, संविधान सम्मत काम होना चाहिए और हो रहा है, यही समय की पुकार है। अगर आपको स्वीकार न हो तो आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आप उनकी प्रतीक्षा करिए, आप उन पे जाइए, आप गैर संवैधानिक कार्यों की निवृत्ति में मत होइए, नहीं तो पार्टी बहुत भयंकर चलेगी और फिर आप लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा कि आप लोग किधर अपने चेहरे को बचाएं। सहमत है राम गुप्ता जी? जल्दी से, आधे मिनट में सहमत है, जल्दी से। एजेंसियों की धमकी देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। हाँ, इसका मतलब मैंने बहुत सी धमकी दी, मैंने कौन सी धमकी दी? संविधान की बात करना कौन सी धमकी है? संविधान की बात करना कौन सी धमकी है? बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सदन के अंदर जय भीम के नारे लगाना, शहीद आजम जिंदाबाद के नारे लगाना, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना क्या अभद्रता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर सही समय पे खाना न खाए तो प्रकृति उसका आपको सीधे उत्तर दे देती है। तो सही समय पे सही काम किया जाता है, गलत समय पे अगर सही काम करेंगे तो गड़बड़ होगा। सदन की कार्रवाई चलने से आप रोकने देना चाहते हैं? मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने कितना गलत काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो वो सही काम था या गलत काम था? भारतीय जनता पार्टी से हम जो है शेड्यूल लेंगे। प्रदीप जी, डॉक्टर आलोक पांडे सर, सदन का तीसरा दिन और ये भी हंगामेदार, यानी ये कहा जाए कैग रिपोर्ट से क्या एक करप्शन का हिसाब होना है और असेंबली में खुलेगी पोल पट्टी और आम आदमी पार्टी की विशेष क्या कुछ तैयारी? आप ही पे फिर वाइंड अप कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी थोड़ी ऐसा तो होगी कैग की रिपोर्ट पर, लेकिन कैग की रिपोर्ट क्यों ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में आती है, गुजरात में भी आई है और वहां भी घाटा हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कैग को सीढ़ी बना चुके द्वारका एक्सप्रेसवे की कैग रिपोर्ट। राम गुप्ता जी प्लीज सुन लेते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे सर, बहुत कम समय हमने दिया सर को, प्लीज। अहम रिपोर्ट को भूल गए। ठीक है, आलोक पांडे सर प्लीज। राम गुप्ता जी, बहुत कम समय मैंने खुद दिया आलोक सर को, प्लीज सुन लेते हैं आखिरी समय में। आलोक पांडे सर, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने तो पूरे गुजरात स्टेट को लेके कह दिया, आप द्वारका एक्सप्रेस में बात कर रहे हैं। आपके मुंह में बवासीर है, तो कहना नहीं चाहता था, मुंह में बवासीर है तुम्हारे। ठीक है, ठीक है, शब्दों की गरिमा बहुत जरूरी है सर, शब्दों की गरिमा बहुत जरूरी है, बार बार निवेदन कर रहा हूं मैं। चर्चा दिल्ली की हो रही है, सब शब्दों की गरिमा बहुत जरूरी है सर, शब्दों की गरिमा बहुत जरूरी है। अमित तिवारी जी, आपका क्या होगा जनाब आली? अभी छोड़िए, अभी बीजेपी और आम आदमी को छोड़िए। अमित तिवारी जी, आपका क्या होगा जनाब आली? जल्दी से, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, आपका क्या होगा साहब, जल्दी से। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ खड़ी और भारतीय जनता पार्टी से पूछती है कि 2500 रुपए प्रतिमाह का वादा कहाँ गया और जो सुविधाएं देने का वादा किए थे वो कब? थोड़ा इंतजार, थोड़ा संयम जरूरी है साहब। अमित जी, थोड़ा संयम जरूरी है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत है। संयम जरूरी है, जो प्रधानमंत्री देश से पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 की घोषणा करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। प्रदीप जी 2500 को लेकर लगातार विवाद है कि भाई पहली कैबिनेट बैठक में आना था। जल्दी से, आधा मिनट में बोल लीजिए आप प्रदीप जी, जल्दी से। सर आप क्या चाहेंगे कि वो अनुपयुक्त लोगों को मिले? निश्चित तौर पर हमारे साथ आप भी यही चाहेंगे कि उपयुक्त लोगों को वो जो घोषणाएं की गई है वो पहुंचे। ये कोई उलझा सिमसिम वाली बात नहीं है और ना ही कोई मदारी का खेल है।
ये दिल्ली की जनता पहली कैबिनेट बैठक की बात कर रहा है विपक्ष, कह रहा है पहली कैबिनेट में बात थी, विपक्ष कह रहा है पहली कैबिनेट में बात थी है वो पूरा करेगी। इनके उछल कूद मचाने से सरकार अपने काम का कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चेंज करेगी। इनको परेशानी होती है, ये परेशान होते रहे, जनता ने। ठीक है, समय अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता। हमारे साथ अमित तिवारी जी कांग्रेस की ओर से जुड़े, इसके साथ ही साथ प्रदीप बैस जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े, राम गुप्ता जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े, और साथ ही साथ डॉक्टर आलोक पांडे साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में। आप तमाम ही मेहमानों का बहुमूल्य समय आपने दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 100, खबरों का सिलसिला हर पल हर घड़ी लगातार यूं ही जारी है। नमस्कार।